करने वाले हैं वो है सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल। मोस्टली हम सब जब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं तो उस टाइम पर हम अपने एक्सपीरियंस या नॉलेज के बेस पर अपने तरीके से अपनी एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं, बट उसमें जो ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बातें होती है वो हम इंक्लूड नहीं करते। और सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल जो है वो ये बताता है कि किस तरीके से जब आप अपनी एप्लीकेशन को डिज़ाइन करते हैं तो उस टाइम पर आपका एप्लीकेशन जो है वो किस तरीके से आपको डिज़ाइन करनी चाहिए जिससे कि फर्दर मोर जब आपके पास कुछ एनहांसमेंट आती है, कुछ चेंजेस आते हैं, तो आप एग्जिस्टिंग सोल्यूशन के साथ, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के साथ उसे इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो आज हम इसी को समझेंगे कि अगर हम सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल नहीं यूज़ करते तो हमारे पास क्या डिसएडवांटेजेस हैं और सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल यूज़ करने के बाद क्या एडवांटेजेस हमें मिलते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं कि सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल है क्या। सबसे पहले हम समझते हैं कि सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल है क्या। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि डेवलपर्स बिल्ड एप्लीकेशन विद गुड टाइडी डिज़ाइंस यूजिंग देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। यानी जब वो अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस का यूज़ करके कोई भी डेवलपर बनाते हैं तो उसका जो डिज़ाइन होता है या कहीं कि आर्किटेक्चर होता है एप्लीकेशन का वो इस तरीके से होता है कि आपने प्रेजेंट रिक्वायरमेंट को देखकर तो अपनी एप्लीकेशन डेवलप कर ली, बट फॉर लेटर ऑन जब आपके पास रिक्वायरमेंट चेंज होती है, नई रिक्वायरमेंट्स आती हैं, एट दैट टाइम वो डिज़ाइन टोटली यूजलेस हो जाता है। द एप्लीकेशन डिज़ाइन मस्ट बी ऑल्टर फॉर एवरी चेंज रिक्वेस्ट और न्यू फीचर रिक्वेस्ट। यानी जो आपने बना रखा है उसी में आपको बार बार चेंज करते रहना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि जो फंक्शनैलिटी आपकी ऑलरेडी चल रही है वो फंक्शनैलिटी ब्रेक हो सकती है। और नॉर्मली ऐसा होता भी है कि जब आपने कोई फंक्शनैलिटी डिफाइन कर दी उसके बाद आपने उसे अपनी एप्लीकेशन को लाइव कर दिया। एप्लीकेशन लाइव होने के बाद आप उसमें देखते हैं कि अगर कोई छोटा सा भी एक चेंज आता है तो उस छोटे से चेंज को इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई भी, जब हमने एप्लीकेशन डिज़ाइन किया था उस टाइम पर जो हमारा आर्किटेक्चर था वो इतना बेहतर नहीं था। हम ये सोच नहीं पा रहे थे कि जब इसमें एनहेंसमेंट आएगा तो किस तरीके से आप उन चेंजेस को उसके साथ यूज़ करेंगे और उस एग्जिस्टिंग डिज़ाइन को चेंज के बगैर किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो यही कारण होता है कि जब भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइंस बनते हैं तो उनके लिए एक आर्किटेक्चर स्पेशलिस्ट होता है जो उन डिज़ाइंस को प्रिपेयर करता है एंड वो इन सब बातों का ध्यान रखता है कि भाई जो बेसिक आर्किटेक्चर बना के दिया जा रहा है किसी एप्लीकेशन का वो इस तरीके से होना चाहिए कि एक बार एप्लीकेशन आपकी लाइव हो जाती है और फर्दर मोर कोई चेंजेस आते हैं, कोई नई रिक्वायरमेंट आती है, तो आप उन रिक्वायरमेंट को बिना मेजर चेंज के ही फुलफिल कर पाए। तो फ्लॉस क्या होते हैं? पुटिंग मोर स्ट्रेस ऑन क्लासेस बाय असाइनिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देम, अ लॉट ऑफ फंक्शनैलिटी नॉट रिलेटेड टू अ क्लास। कई बार क्या होता है कि एक ही क्लास के अंदर हम बहुत सारी फंक्शनैलिटी डिफाइन कर देते हैं। क्लास का नाम कुछ और दे रखा है, उसके बाद हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी उसके अंदर लिखते चले जाते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो उस टाइम पर प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि जो क्लास हमने यूज़ किया उस क्लास पे एक डेवलपर ने कुछ लिखा, फिर दूसरा डेवलपर आया, उसने अपने हिसाब से उसमें डिफाइन कर दिया क्लास का नाम, जिस पर्पस के लिए हमें यूज़ करना था वो पर्पस नहीं रहा और अननेसेसरी हमने उसमें बहुत सारी क्लास के फंक्शंस डिफाइन कर दिए जो कि हमें यूज़ नहीं करना पड़ता। अब फोर्सिंग द क्लासेस टू डिपेंड ऑन ईच अदर। दूसरा हमारे पास प्रॉब्लम ये आता है कि क्लासेस जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। इफ़ क्लासेस डिपेंड ऑन ईच अदर इन अदर वर्ड टाइडली कपल्ड, तो इस तरह की सिचुएशन को हम कहते हैं टाइटली कपल्ड। क्यों कहते हैं? कि अगर आप कोई भी चेंज अगर करते हैं तो वो बहुत जगहों पर इम्पैक्ट करता है। देन चेंज इन वन विल इम्पैक्ट द अदर। एक पे चेंज करेंगे तो दूसरे पर भी इम्पैक्ट चला जाएगा। स्प्रेडिंग डुप्लीकेट कोड इन द सेम एप्लीकेशन सिस्टम और एप्लीकेशन। होता क्या है कि आपने एक क्लास के अंदर फंक्शन डिफाइन किए, दैट्स गुड, लेकिन होता क्या है कि आप फंक्शन डिफाइन करके चले गए हैं, उसके बाद दूसरा कोई डेवलपर आता है वो क्या करता है अपने हिसाब से और फंक्शन डिफाइन कर लेता है और सिस्टम को समझने के लिए उसके पास टाइम नहीं है, तो उसकी जो प्रायोरिटी हो जाती है वो हो जाती है कि जो नई रिक्वायरमेंट है उसे हमें फुलफिल करना है।
तो इससे क्या होता है कि ऑलरेडी फंक्शन बना हुआ था, आप किसी ने और एक नई फंक्शनैलिटी सेम टाइप की डिफाइन कर दी, तो वो हमारे पास डुप्लीकेसी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है कोड के अंदर। तो इन सब से बचने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, तो जो प्रोवाइडेड सॉल्यूशन होता है कि हम करेक्ट आर्किटेक्चर यूज़ करें। कई जगहों पर आपने इन आर्किटेक्चर्स के नेम सुने होंगे, जैसे MBC है, मॉडल बी कंट्रोलर है, 3 टायर है, लेयर्ड आर्किटेक्चर है, MVP है, MBBP है, एंड सो ऑन, और बहुत सारे हैं। तो इस तरीके MBBM आर्किटेक्चर हम देखते हैं जो नॉर्मली यूज़ किया जाता है WPF के अंदर। तो इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे आर्किटेक्चर, तो ये आर्किटेक्चर जो हम फॉलो करते हैं तो इसमें गलती होने के चांसेस जो हैं वो थोड़े कम होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि गलती नहीं होगी या डुप्लीकेसी नहीं होगी, कोड की रीयूजिबिलिटी किस तरीके से नया डेवलपर कर रहा है उसमें उसको कितना उसकी नॉलेज है ये भी डिपेंड करता है। तो कई बार इस तरीके की समस्याएं हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसीलिए हमें डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए इस आर्किटेक्चर के साथ। यूजिंग द करेक्ट डिज़ाइन पैटर्न टू बिल्ड द सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन इट्स स्पेसिफिकेशन, वी गो थ्रू द डिज़ाइन प्रिंसिपल, फर्स्ट वी विल कवर दैट रेस्ट सून। तो चलिए हम पहले ये समझ लेते हैं कि डिज़ाइन प्रिंसिपल्स जो है, जो बेसिक जो हमारा डिज़ाइन प्रिंसिपल है वो क्या है। बेसिक जो हम डिज़ाइन प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब कोई भी आप आर्किटेक्चर लेके चलते हो, किसी भी तरह का आर्किटेक्चर लेके चलो, लेकिन आपको ये डिज़ाइन पैटर्न जो है आपको उसके अंदर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये डिज़ाइन जब सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल को अगर आप फॉलो करते हैं, सॉलिड डिज़ाइन कहें कि बहुत सारे डिज़ाइन का एक कॉम्बिनेशन है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। अब हम बात करते हैं कि सॉलिड डिज़ाइन के अंदर, सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल के अंदर ये पूरा जो वर्ड है सॉलिड, इसको हम 5 लेटर में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और उन हर लेटर का एक मीनिंग बनता है। तो पहला जो आपके पास इसके अंदर है, एस स्टैंड फॉर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, O stand for open closed principle, L stand for Liskov substitution principle, I stand for interface segregation principle and D stand for dependency inversion principle। तो ये 5 लेटर मिलकर सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल कहलाता है। जैसे कि मैं आपको कह चुका हूँ कि ये सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल जो है वो कम्बिनेशन ऑफ कहीं की डिज़ाइन है जिसको हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है और इसे हमें अपने एप्लीकेशन में यूज़ करना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि एक एक करके हम इस चीज़ को देखते हैं कि पहले हमने कहा कि एस स्टैंड फॉर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, हाउ आर यू गोइंग टू यूज़ इट इन योर एप्लीकेशन। तो हमें समझना होगा कि पहले मैं इस सब की जो डेफिनेशन एक प्रॉपर वे में, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो हम एक बार देख लेते हैं। उसके बाद जो हम इसे इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो 1 बाय 1 करके हम सारी एप्लीकेशन जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन है उसको चेक करेंगे। लेट्स डू इट। Then the single responsibility principle, SRP, in short we can say the single responsibility principle states that each software module or class should have only one reason to change। कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो भी आपने क्लास डिफाइन किया उसके पास चेंज करने के लिए आपके पास कोई रीज़न होना चाहिए। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट ईच मॉड्यूल और क्लास शुड हैव ओनली वन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम सिंपल वे में अगर इसे समझने की कोशिश करें व्हाट इज SRP और सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, तो हमें इस बात को ध्यान रखना होगा व्हेन एवर यू आर गोइंग टू क्रिएट एनी क्लास एंड इफ़ यू आर गोइंग टू डिफाइन इट एनीथिंग इनसाइड दैट क्लास, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि क्लास का जो आपने नेम दिया है हमें उस नेम के हिसाब से ही उसमें सारी फंक्शनैलिटी डिफाइन करनी चाहिए। यानी एक क्लास जो है वो एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगा, उसे मुझे कोई दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी है। अब मैं इसको एक स्टैंडर्ड वे में, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पूरा फ्रेमवर्क है वो कहता है कि भाई हम रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है और हम जो भी चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं। तो चलिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि एक बस ड्राइवर है और बस ड्राइवर को मैं कहता हूँ कि देखिए आप क्या करें कि बस भी चलाएं और बस चलाने के साथ साथ आपको एक काम और करना है कि जो कंडक्टर हैं उसका भी रोल आपको प्ले करना है। यानी आप बस भी चलाओगे और
लोगों से पैसे भी कलेक्ट करोगे टिकट के, यानी कंडक्टर का भी काम करोगे। तो आप मुझे बताइए इस सिचुएशन के अंदर दोनों में से क्या काम हो पाएगा भाई? या तो वो बस ही चला ले या फिर कंडक्टर कर ले। तो अगर मैंने रोल को सेपरेट कर दिया तो वो चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर वे में काम करेंगे। जो बस ड्राइवर है उसका पूरा प्राइमरी फोकस रहेगा बस चलाने पर, और जो कंडक्टर है उसका पूरा प्राइमरी फोकस रहेगा भाई जो टिकट लिए हैं उसका टिकट कलेक्शन करने पर, अमाउंट कलेक्शन करने पर। तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी तरह से सेपरेट है और दोनों अपने काम को पूरी तरह से कर पाते हैं। तो यही काम हमें क्लासेस के साथ करनी चाहिए कि जो आपने क्लासेस डिफाइन की है आपको ये ध्यान रखना होगा उस क्लास को वही रोल दें, या कहें कि उसके अंदर वही फंक्शनैलिटी डिफाइन करें जिसके हिसाब से आपने क्लास का नाम दिया है। तो कहता है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव अस अ गुड वे ऑफ आइडेंटिफाइंग क्लासेस at the design phase of an application, and it makes you think of all the ways a class can change. However, a good separation of responsibility is done only when we have full picture of how the application should work. कहने का मतलब ये है कि जब आप के पास पूरी रिक्वायरमेंट है और आपको पता है कि भाई पूरे का पूरा एंटायर जो आपके एप्लीकेशन का वर्क फ्लो होगा वो क्या होगा। तो अगर आपको अपनी एप्लीकेशन का पूरा वर्क फ्लो पता है तो उस केस के अंदर आप क्या करेंगे, आपको आइडिया है कि क्लासेस जो हैं किसके लिए हम डिफाइन करें, या हम कहें कि जो क्लास हमें बनाया है उसके अंदर कौन कौन से फंक्शन हमें लेके चलना है। अब यहाँ पर मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा, विद जो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल है और विदाउट सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिंसिपल है, तो उसे मैनेज करना हमारे लिए कितना आसान होता है, क्या होता है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक क्लास मैंने डिफाइन किया हुआ है, क्लास है रिपोर्ट जनरेटर। और इस क्लास के अंदर मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मैंने दो फंक्शन डिफाइन कर दिए, जनरेट रिपोर्ट एंड फॉर्मेट रिपोर्ट। अब जरा आप अपने आप से एक क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन इज कि जो आपने क्लास का नाम दिया क्लास का नाम क्या है, रिपोर्ट जनरेटर। तो इसका मतलब इसका काम क्या होना चाहिए कि ये सिर्फ रिपोर्ट जनरेट करके देगा, या रिपोर्ट जनरेट करने के लिए जो जो चीज़ें इसको चाहिए वो इस क्लास के अंदर डिफाइन होनी चाहिए। अब मैंने इसे क्या कह दिया कि भाई रिपोर्ट जनरेट करने के साथ रिपोर्ट को आप फॉर्मेट भी करो, ठीक है। तो भाई अब क्लास का नाम तो आप दे रहे हो कि रिपोर्ट जनरेट करना है, उसके बाद आप उसे कह रहे हो कि फॉर्मेट भी करो। ये है अननेसेसरी जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया फंक्शनैलिटी, वो हमें नहीं करनी है। इसी को कहा जाता है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। मीन्स आपने जो भी क्लास का नेम दिया है you have to define the function inside a class as according to your class name. So that will help you just to separate the functionality as according to the name of the class. तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आपने कोई भी क्लास का नेम दिया है तो उस क्लास के नेम के बेस पर आप फंक्शन डिफाइन करें, जिससे कि वो क्लास किस लिए बनाई गई है उसके बारे में कहें कि आपको पता भी रहे। और यही एक तरीका है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को असाइन करने का। तो एक सिंपल एग्जांपल मैंने लिया था। अब अगर ये मैं कहूँ कि ये विदाउट SRP है, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी एक ही के अंदर हम जितनी चाहें फंक्शनैलिटी डिफाइन कर दें, किस लिए हमने बनाया था हमें पता नहीं, बट हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि भाई एक ही क्लास ले लें और एक ही क्लास के अंदर सारी चीज़ें उठा के हम रखना शुरू कर दें। अननेसेसरी, दैट्स अ काइंड ऑफ बर्डन ऑन दैट क्लास। सो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, वी हैव टू अवॉइड इट। ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इन सब चीज़ों से को अवॉइड करना चाहिए। तो अब विद SRP अगर आप जाते हैं तो क्या होगा, तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल कहता है कि आप जो क्लास के नेम दे रहे हैं उसके हिसाब से फंक्शनैलिटी डिफाइन करें। तो यहाँ पर मैंने एक ही क्लास के अंदर दो फंक्शनैलिटी डिफाइन कर दी थी। पहला हमने नाम दिया था रिपोर्ट जनरेटर, और हमने उसमें रिपोर्ट फॉर्मेटर भी का भी फंक्शन डिफाइन कर दिया था। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं SRP यूज़ करता हूँ देन एट दिस टाइम मुझे क्या करना चाहिए, जो दोनों क्लासेस के अंदर फंक्शन डिफाइन किए थे, एक ही क्लास के अंदर जो फंक्शन डिफाइन किया था उसको दो अलग अलग क्लासेस के अंदर हमें डिफाइन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर रिपोर्ट फॉर्मेटर है तो हमें पता रहेगा कि रिपोर्ट फॉर्मेटर जो है वो क्या काम करेगा, और रिपोर्ट जनरेटर क्लास अगर हमने बनाई है तो रिपोर्ट जनरेटर का क्या काम है। तो ये जो हमारे पास
फंक्शनैलिटी है, इसी को हम कहते हैं सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। यानी अगर आपने क्लासेस बनाई है, अब मैं इसको प्रैक्टिकली आपको करके बताता हूँ कि जैसे मान लें कि हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई, और इसका हम नाम देते हैं विदाउट एसआरपी। तो जब आप विदाउट एसआरपी बनाते हैं तो विदाउट एसआरपी के अंदर ये क्या करेगा, ये हमें एक क्लास बना के दे दिया उसने। तो हमने इस क्लास को कहा है विदाउट एसआरपी। तो जैसे हमने पीछे फंक्शन डिफाइन किया था पब्लिक वाइड, हम इसका नेम चेंज कर देते हैं क्योंकि विदाउट एसआरपी में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसे रीनेम कर देता हूँ विदाउट एसआरपी रिपोर्ट जनरेटर। मैं यहाँ सेपरेट करने के लिए ये कर रहा था जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो मैंने कहा है कि ये बिना एसआरपी के हम रिपोर्ट जनरेटर क्लास नेम मैंने दिया, ये आप इसको कंसीडर मत करना। ये सिर्फ मैंने सिंप्लिसिटी के लिए डाल दिया ताकि आपको समझ में आए कि जो हम करने जा रहे हैं वो क्या काम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने मेन जो हमारे पास है वो यही है, रिपोर्ट जनरेटर क्लास हमने एक बनाई है। तो रिपोर्ट जनरेटर क्लास के अंदर अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ जनरेट रिपोर्ट, और मैं यहाँ डाल देता हूँ रिपोर्ट जनरेटेड। मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है, इसके साथ साथ मैं इसी के अंदर एक और फंक्शन बना देता हूँ क्योंकि ये विदाउट एसआरपी का एग्जांपल हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक और फंक्शन बना लेते हैं। ये फंक्शन जो है वो है रिपोर्ट फॉर्मेटर। ये फंक्शन जो है वो है आपका रिपोर्ट फॉर्मेटर का। तो रिपोर्ट फॉर्मेटर को हम यहाँ पर नाम देते हैं, और हमने किया कहा यहाँ पर रिपोर्ट फॉर्मेटेड। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर इसे यूज़ करना चाहूँ तो ये क्या होगा। मैंने कहा है कि मैंने बनाया था क्लास विदाउट एसआरपी रिपोर्ट जनरेटर। इस क्लास को मैं एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ इसका, और अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। देखो मुझे क्या करना था, रिपोर्ट जनरेटर बनाना था। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन जो इसमें हमने डिफाइन किया है विदाउट एसआरपी डॉट जनरेट रिपोर्ट, मैं क्या करता हूँ जनरेट रिपोर्ट। आई थिंक यहाँ पर हमने कुछ मिस कर दिया है, मैं करेक्ट कर देता हूँ इसे, जनरेट रिपोर्ट, और ये है आपका रिपोर्ट फॉर्मेटर। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ जनरेट रिपोर्ट का जो फंक्शन बनाया था वो मैं कॉल करता हूँ। अब जरा एक बार बताइए आपको इस क्लास से क्या चाहिए था। इस क्लास से आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके शो करना था। अब आप मुझे ये बताओ इसके अंदर जो रिपोर्ट फॉर्मेटर मैंने बना रखा है, इस रिपोर्ट फॉर्मेटर का क्या बेनिफिट है। कोई बेनिफिट नहीं है, यानी ये फंक्शन मैंने अननेसेसरी इसके अंदर डिफाइन कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर रन करना चाहता हूँ, और जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल है कि रिपोर्ट जनरेट करने के लिए ये मुझे इंडिकेट करके दे देगा कि भाई ये रिपोर्ट जो है उसने जनरेट कर दी है। इट मीन सिंपली आप उसके अंदर कोई भी कोड लिखना चाहो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ये मैं समझाना बट ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप जब चीज़ों को डिफाइन करें, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करें, तो आपको क्या करना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया था,
मैंने विदाउट SRP रिपोर्ट जनरेटर यूज़ किया। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, SRP रिपोर्ट जनरेटर यूज़ कर लेते हैं। और SRP रिपोर्ट जनरेटर के अंदर मुझे क्या करना होगा कि ये जो हमारे पास दो फंक्शन जो मैंने एक ही क्लास में डिफाइन किए हैं, इन दोनों को मुझे सेपरेट करना है। दो अलग अलग क्लासेस के अंदर हमें इसे बनाना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये क्योंकि रिपोर्ट जनरेटर था तो एक क्लास में बना लेता हूँ रिपोर्ट फॉर्मेटर का। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो मैंने क्लास बनाई थी, इस क्लास के अंदर मैंने डिफाइन किया होता है ये फंक्शन, तो इस फंक्शन को यहाँ से हटा दूंगा। क्यों? क्योंकि नाम के हिसाब से इसमें मुझे सिर्फ वही सारी चीज़ें रखनी है। ध्यान रखिएगा, आप चाहे किसी भी तरीके से यूज़ करें, इस पर इंटरफेस इम्प्लीमेंट करें या जो भी यूज़ करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं इसे फॉर्मेट रिपोर्ट नाम दे देता हूँ। नाम सिंपल सा है, सिर्फ समझाने के लिए है। और ये जो क्लास मैंने बनाई थी, यहाँ पर जो मैंने क्या कहते हैं, दो फंक्शन बनाए थे, तो अब मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया। तो यहाँ पर जो विदाउट SRP है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये नॉर्मल फॉर्म के अंदर आपके पास आ जाएगा। तो ये देखिए रिपोर्ट जनरेटर, उसके पास मैंने एक ही फंक्शन दिया जनरेट रिपोर्ट करने के लिए, और रिपोर्ट फॉर्मेटर के पास मैंने कहा कि भैया फॉर्मेट आपको रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट को फॉर्मेट करना है। तो अब इससे मेरे पास बेनिफिट क्या हुआ है कि एक टाइम पर मुझे जिस टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए था, मैं उसी टाइप के ऑब्जेक्ट को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर जो ये मैंने बनाया था रिपोर्ट जनरेटर का, ठीक है, तो इस टाइम पर सिर्फ मुझे रिपोर्ट जनरेटर का चाहिए, तो वही फंक्शन डिफाइन है, सिर्फ वही यूज़ करेगा। अगर आपको रिपोर्ट फॉर्मेटर के लिए चाहिए तो आप रिपोर्ट फॉर्मेटर यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए आपको दूसरी क्लास कॉल करनी पड़ेगी। यानी इजी वे में आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर रिपोर्ट फॉर्मेटर चाहिए तो यहाँ पर आप रिपोर्ट फॉर्मेटर जो है कॉल कर लीजिए, और इस क्लास के अंदर जो फंक्शन आपने डिफाइन किया है आप उसे कॉल कर दीजिए, रिपोर्ट फॉर्मेटर डॉट फॉर्मेट रिपोर्ट। तो इसने मुझे समझाया है कि ये जो आपके पास है ये क्या है। आपने अब सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का यूज़ किया है, पहले जो था वो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल नहीं थी। अब यहाँ पर अगर आपको रिपोर्ट जनरेट करानी है तो रिपोर्ट जनरेट कराइए, अगर आपको रिपोर्ट फॉर्मेट करानी है तो रिपोर्ट फॉर्मेट कराइए, यानी दोनों जो है वो सेपरेट हो चुके हैं। तो इस तरीके से जब आप क्लासेस के नेम के अकॉर्डिंग अपनी फंक्शनैलिटी को डिफाइन करते हैं और एक ही क्लास के अंदर अननेसेसरी बहुत सारे फंक्शन डिफाइन नहीं करते जिसका उस क्लास से कोई लेना देना नहीं होता, उसी को हम सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल कहते हैं। तो ये हो गया हमारे पास कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या है। दूसरा जो हमारे पास प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल, और इन शॉर्ट हम कह सकते हैं OCP। तो OCP का मतलब क्या है? OCP का मतलब है द open closed principle emphasizes that a class should be open for extension but closed for modification. This means that you should be able to add new functionality to a class without altering its existing code. इसके कहने का मतलब ये है कि अब होता क्या है, ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। आपने एक एप्लीकेशन बनाया, या कहेंगे कोई एक डेवलपर जो है वो पूरी एप्लीकेशन बनाता है, होस्ट करता है और एप्लीकेशन लाइव हो जाती है। अब वो जिसने उस एप्लीकेशन को बनाया था वो किसी और प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं और एक नया डेवलपर आता है।
अब नया डेवलपर जो है उस प्रोजेक्ट को लेता है, उसमें कोई एनहेंसमेंट आई है, उस एनहेंसमेंट के हिसाब से उसे काम करना है। अब जरा सोच के देखिए, अगर आपका जो नया डेवलपर है वो अगर उस एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी में अगर कहीं कोई कोड चेंज करेगा, तो हो सकता है कि जो लाइव पर है उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आ जाए। तो दूसरी बात यह है कि अगर वो उसमें कोई भी माइनर चेंज भी करता है और हमने ओसीपी को फॉलो नहीं किया था जब हमने प्रोजेक्ट को बनाया था, तो उस टाइम पर क्या होगा कि उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट होनी शुरू हो जाएंगी और उसमें जो टाइम कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा लगेगा। तो जो हम सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं कि हमें सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए, उसके पीछे एक ही बेसिक रीज़न होता है कि भाई आपको ये सोच के एप्लीकेशन डेवलप करनी है कि फर्दर लेटर ऑन जब भी आपके पास कोई चेंजेस आएंगे, तो आप अगर सपोज करें एक चेंज है और बिना ओसीपी या कहें कि बिना सॉलिड प्रिंसिपल फॉलो किए हुए आपने उसके एनहेंसमेंट पे वर्क किया, तो जब आप उसके एनहेंसमेंट पे वर्क करोगे तो प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये है कि अगर आप का एक छोटा सा माइनर चेंज है, उस माइनर चेंज को करने में आपको 10 डेज का टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि आप एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी में चेंजेस कर रहे हैं या कहें कि एग्जिस्टिंग जो आपने कोड लिखा है उसमें आप चेंजेस करेंगे, तो निश्चित रूप से एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी ना बिगड़े वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर हम इस तरीके से अगर अपनी फंक्शनैलिटी को बनाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमें बहुत सारी चीज़ें एक टाइटली कपल्ड वे में सॉल्व करनी पड़ती है कि अगर एक जगह हमने चेंज किया तो कई जगह इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसी को बचाने के लिए जो हमारा टाइम 10 दिन का लग रहा है, वो टाइम जब आप सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं तो उस केस के अंदर वो टाइम जो है वो सिर्फ 2 दिन के अंदर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर इसी को हम कहते हैं ओपन क्लोज प्रिंसिपल, यानी एक ने जब लाइव करके एप्लीकेशन को डाल दिया, उसके बाद आप क्या कह रहे हैं कि हमें भाई जो एग्जिस्टिंग चल रहा है उसमें मुझे कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी है, सॉरी कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी है, लेकिन मुझे नई फंक्शनैलिटी डालनी है। तो नई फंक्शनैलिटी कैसे डालूंगा कि उसे एक्सटेंड कर दूं जो एग्जिस्टिंग फंक्शन आपके पास कोड है इस तरीके से कि किसी भी फंक्शनैलिटी में ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो इसी को हम OCP कहते हैं, ओपन क्लोज्ड प्रिंसिपल। अब इसका हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं कि जब हम ओपन क्लोज प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल जो है वो किस तरीके से वर्क करते हैं। इसके लिए इसका एक एग्जांपल है, इसको मैं पहले समझा देता हूँ, उसके बाद इसे बाय कोड आपको करके बताऊंगा। अब जरा इस एग्जांपल को समझने की कोशिश कीजिए क्या कह रहा है। इसने क्या किया कि हमने एक क्लास बनाया, उस क्लास के अंदर हमें जो डिस्काउंट है वो कैलकुलेट करना है। अगर मान ले डिस्काउंट का हमने कोई क्राइटेरिया सेट किया हुआ है तो उसके हिसाब से हमें डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर क्राइटेरिया जो है वो कस्टमर टाइप है कि कस्टमर के बेस पर, कस्टमर किस टाइप का है उसके बेस पर हमें क्या करना है, ये तय करना है कि जो डिस्काउंट है वो किस तरीके का होगा। अब ये जो सिचुएशन हमने बनाई है ये टाइटली कपल्ड है। टाइटली कपल्ड क्यों है ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हमने बनाया पब्लिक इनम कस्टमर टाइप, ठीक है। कस्टमर टाइप में हमारे पास अभी जो प्रेजेंट के अंदर रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से 3 कस्टमर हैं, 3 कस्टमर टाइप है, रेगुलर, प्रीमियम एंड न्यूबी। आपने क्या किया कि भाई ठीक है मेरे पास अभी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी की है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि अगर मान लो अगर कोई एनहेंसमेंट आती है और वो कहता है नहीं 3 की जगह 4 रखने हैं हमें, तो अगर मुझे 4 रखने, 5 रखने, 6 रखने, कस्टमर टाइप चेंज करना है तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हमने सोचा नहीं, हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। जो प्रेजेंट हमारे पास सिचुएशन थी उसके हिसाब से हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो जब हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो हमने यहाँ पर इस क्लास के अंदर एक कैलकुलेट डिस्काउंट नाम से मेथड बनाया था। यहाँ पर आप प्राइस सेंड करेंगे और कस्टमर टाइप बताएंगे, उसके बेस पर आपकी जो कैलकुलेशन है वो आपको मिल जाएगी। अब हमने कहा कि अगर कस्टमर टाइप रेगुलर है तो उसको
जो भी प्राइस है उसका 0.1% जो है डिस्काउंट मिलना चाहिए। अब अगर मेरे पास कस्टमर टाइप जो है वो प्रीमियम है तो इसके हिसाब से मैं उसे 0.3% देता हूँ, जो अराउंड 30% हो जाते हैं अगर नॉर्मल हम देखें तो। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई कस्टमर टाइप जो है वो न्यू बी है तो उसके अंदर आप 0.5% दीजिए, 5% के आसपास डिस्काउंट जो है वो कैलकुलेट होगा। अब मुझे बताइए कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो सकती है। ये टाइटली कपल्ड मैंने क्यों कहा? टाइटली कपल्ड इसलिए कहा है कि अगर सपोज करें 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बाद एप्लीकेशन जो है लाइव है, चल रही है, बेटर चल रही है, लेकिन अगर जो रिक्वायरमेंट है वो नई रिक्वायरमेंट आती है और वो कहता है कि देखिए कस्टमर टाइप तो हमने पहले 3 लिए थे, अब मुझे 5 कस्टमर बनाने, और 5 कस्टमर मान लो एक डिफ़ॉल्ट सबको हम एक डिस्काउंट देंगे वो, और स्पेशल कस्टमर है वो, मुझे इस तरीके से कस्टमर टाइप बनाना है, तो आप क्या करने के लिए जाओगे? अगर आपको यहाँ पर कस्टमर टाइप चेंज होता है और ये काम मैं किसी को असाइन करता हूँ तो क्या करेगा, इसी के अंदर यहाँ पर चेंज करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पर कस्टमर टाइप नया आया तो यहाँ पर कस्टमर टाइप डिफ़ॉल्ट ले लिया और उसी के साथ उसके नीचे उसने क्या किया, एक कस्टमर टाइप आपका क्या कहते हैं स्पेशल ले लिया और यहाँ पर उसने ऐड किया। तो अब यहाँ पर जो भी उसको डिस्काउंट देना है वो हमने डिस्काउंट का जो एग्जिस्टिंग कोड था उसी के अंदर हमें चेंज करना पड़ा, यानी जो फंक्शन चल रही थी उस फंक्शन में ही हमें क्या करना पड़ा, मॉडिफिकेशन करनी पड़ी। ओसीपी कहता है कि नहीं जी, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। आप जब अपना आर्किटेक्चर डिज़ाइन करें तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोड के अंदर आप जो भी आर्किटेक्चर आप फॉलो करोगे ओसीपी के हिसाब से, तो उसके हिसाब से आपको क्या कहता है कि आपको एग्जिस्टिंग कोड में कोई मॉडिफिकेशन की परमिशन नहीं है। तो परमिशन किस चीज़ की है, हमें तो नया कस्टमर ऐड करना है भाई, वो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो कहता है आपको आर्किटेक्चर इस हिसाब से सोचना पड़ेगा कि जब आपके पास कोई नई रिक्वायरमेंट आती है तो आप एग्जिस्टिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे, लेकिन नई रिक्वायरमेंट भी आप फुलफिल कर लोगे। तो नई रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए आप क्या करेंगे, एक्सटेंशन प्रोसेस यूज़ कीजिए अदर देन कि हम मॉडिफिकेशन प्रोसेस फॉलो करें, यानी एग्जिस्टिंग में नो चेंज। एग्जिस्टिंग में हमें कोई चेंज नहीं करना। चेंज हमें क्या करना है, चेंज करना है हमें किसके अंदर, जो हमें चेंज है वो क्या है, किस फॉर्म में होगा, एक्सटेंशन के फॉर्म में होगा। तो हम एक काम करते हैं कि पहले हम इसको विदाउट ओसीपी समझने की कोशिश करते हैं कि विदाउट ओसीपी जो हम इसको देखने जा रहे हैं तो ये क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसे ही एक डिस्काउंट कैलकुलेटर जो है वो क्लास बना लेते हैं यहाँ पर। क्लास का नाम मैं सेम रखता हूँ, यहाँ क्लास का नाम डिस्काउंट कैलकुलेटर है तो मैं वही लेके चल रहा हूँ। मैंने एक क्लास बनाई, अब इसी क्लास के अंदर मैं एक इनम बना लेता हूँ और इनम जो था वो हमारा था कस्टमर टाइप का, तो मैं कस्टमर टाइप का ही एक इनम बना लेता हूँ और इसके अंदर इनम में डिफाइन करता हूँ। तो इनम जो अभी प्रेजेंट में हमारे पास हैं रेगुलर, प्रीमियम एंड न्यूबी। तो यहाँ पर हम ऐसे ही बना लेते हैं रेगुलर, प्रीमियम, प्रीमियम एंड न्यूबी। तो ये 3 तरह के मैंने कस्टमर टाइप जो है वो डिफाइन कर दिए। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर इसके अंदर क्या करना है, एक जो डिस्काउंट है उसके लिए मुझे मेथड बनाना है। तो डिस्काउंट कैलकुलेट करके जो जाएगा वो कैलकुलेट डिस्काउंट के हिसाब से मैं इसे
एक मेथड बनाता हूँ, क्योंकि इसमें से हमें डिस्काउंट रिटर्न करना है, तो जो भी आप टाइप रखना चाहेंगे आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, और इसके अंदर मुझे पास करना था, एक वैल्यू पास करनी है, प्राइस है, और दूसरा जो है वो कस्टमर टाइप है मेरे पास, जो इनम मैंने बनाया है, कस्टमर टाइप ले लिया मैंने। जो दो पैरामीटर मुझे इसके अंदर भेजने हैं, तो अब इन दो पैरामीटर के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ कि मुझे कस्टमर टाइप के बेस पर डिस्काउंट को जो है वो देना है, डिस्काउंट देना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ कि एक स्विच केस मैंने बनाया, और इस स्विच केस के अंदर कस्टमर टाइप के बेस में मैंने स्विच केस बना दिया है। मेरे पास तीन तरह के कस्टमर हैं यहाँ पर, प्रीमियम एंड न्यूबी। अब मेरे पास क्या कंडीशन थी कि मुझे यहाँ पर जो डिस्काउंट है प्राइस के ऊपर कस्टमर के बेस पर, वो मुझे रिटर्न करना है। तो मैं यहाँ पर कस्टमर के बेस पर जो प्राइस है उसका जो डिस्काउंट होगा वो मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ। पहले के अंदर मैंने रखा है 0.1%, 0.1 ये रिटर्न कराया। दूसरे के अंदर आपके पास फिर मैं डिस्काउंट डायरेक्टली रिटर्न करा देता हूँ, किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करता। प्राइस इनटू 0 पॉइंट कितना है आपके पास, 0.3 है, और लास्ट वाले में आपके पास 0.5 है। तो यहाँ पर हमने इसको रिटर्न करा दिया। फिर हम न्यूबी के अंदर आए, और न्यूबी के अंदर भी हम रिटर्न कराते हैं प्राइस डॉट 0.05, जो भी आए उसके बेस पर मैंने इसे रिटर्न करा दिया। अब यहाँ पर अगर मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ तो ये यूज़ कैसे होगा। चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो मैंने क्लास बनाई थी वो क्लास क्या बनाई थी, इसको हम क्लोज कर देते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट हमारी अभी क्लोज हो चुकी है, नहीं चाहिए। तो हम दूसरे वाले को चेक कर रहे हैं। तो था हमने बनाया है डिस्काउंट कैलकुलेटर। डिस्काउंट कैलकुलेटर इसका ऑब्जेक्ट बना दिया, और मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को ले लेता हूँ, इक्वल टू डिस्काउंट कैलकुलेटर डॉट कैलकुलेट डिस्काउंट। और यहाँ पर मुझे दो पैरामीटर भेजना है। मान लो कि मैंने यहाँ पर पैरामीटर भेजा, और जो मेरे पास कस्टमर टाइप था, कस्टमर टाइप मैं यहाँ पर भेजूँगा
कस्टमर टाइप डॉट, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर प्रीमियम के लिए मुझे जो कैलकुलेशन है वो करके दे दे। और जो ये रिज़ल्ट आपका है इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ। चलिए हम देखते हैं। अब मैं अगर इसको प्रिंट कराऊँ तो ये मुझे क्या देना चाहिए। जो भी प्राइस के बेस पर इसका कैलकुलेशन होगी उसके बेस पे कैलकुलेट करके ये वैल्यू मुझे दे देगा और प्रिंट करा देगा। ये देखिए, मैंने 200 के बेस पे उसे कहा था 0.3% के हिसाब से मुझे डिस्काउंट कैलकुलेट करके दे, 0.3 जो प्राइस है उसके बेस पर। तो उसने मुझे रिटर्न कर दिया है कि जो उसका डिस्काउंट होगा वो ये आपके पास दिया हुआ है, तो ये एक डिस्काउंट उसने रिटर्न किया। आप सपोज करें कि जो मैंने कहा था कि ये जो हमारे पास प्रोसेस है ये आपका टाइटली कपल्ड प्रोसेस है, इसमें हम विदाउट ओसीपी यूज़ कर रहे हैं इसको यहाँ पर। तो जब हम इसे विदाउट ओसीपी यूज़ कर रहे हैं, अब मैंने क्या किया है कि एप्लीकेशन लाइव है, लाइव में चल रही है। अब मेरी रिक्वायरमेंट नहीं आई कि नहीं जी हमें कस्टमर टाइप जो है वो बढ़ाना है। वो कहता है कि नहीं आप इसमें ना 2 कस्टमर और बढ़ा दीजिए, एक स्पेशल कर दीजिए और एक नॉर्मल कर दीजिए। मैं नॉर्मल एक नया कस्टमर टाइप ले रहा हूँ यहाँ पर, नॉर्मल कर दीजिए। कहा ठीक है। अब कोई भी जो डेवलपर है वो क्या करेगा, अब वो जाएगा यहाँ पर, वो क्या करेगा, 2 नए कस्टमर टाइप के हिसाब से कस्टमर जो है वो बना देगा। एक कस्टमर स्पेशल आ गया मेरे पास, यहाँ पर मैंने इसे रिटर्न कराया कि जो प्राइस है, प्राइस के बेस पर इसको 0 पॉइंट क्या कहते हैं 5 जो है इसे रिटर्न करना है। अगला जो मेरे पास कस्टमर आया है वो कस्टमर जो है वो नॉर्मल है, और इसको मैं कहता हूँ कि नॉर्मली जो भी कस्टमर आता है उसको जो रिटर्न कराना है वो कर दीजिए कि सिर्फ आप उसे 1% जो है 0.1% जो है वो उसे डिस्काउंट दीजिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि देखिए आपने क्या किया है कि जब आपका कस्टमर बढ़ा तो उस कस्टमर के बढ़ने के बेस पर आपने जो एग्जिस्टिंग कोड था उसी के अंदर चेंज किया। और नॉर्मली आई थिंक 90% केसेस के अंदर जो डेवलपर होते हैं वो यही काम करते हैं, क्योंकि जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो हम पूरी तरह समझते नहीं है और हम एक एप्लीकेशन को ऐसे बनाते जाते बिना किसी स्ट्रक्चर को फॉलो किए हुए। तो उसका जो नुकसान होता है वो ये होता है कि अब अगर ये तो एक छोटा सा सिंपल सा बड़ा छोटा एग्जांपल था, लेकिन सपोज करें कि अगर आप एक बहुत बड़े एप्लीकेशन को बना रहे हैं जहां पर एक हल्का सा भी चेंज जो है वो बहुत जगहों पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो आप क्या करोगे उसके अंदर। उस केस के अंदर जो ओसीपी होता है वो बड़ा यूज़फुल होता है कि भाई अगर कोई भी नया डेवलपर आ जाए तो नए डेवलपर के हिसाब से कोई भी उसमें एक्सटेंशन कर देगा, एग्जिस्टिंग को नहीं चेंज करेगा। यानी अगर 3 के लिए मैंने डिस्काउंट कैलकुलेट किया था तो 3 के लिए रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो फिर वो होगा कैसे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि आप इसके अंदर एक इंटरफेस डिफाइन कर लेते हैं, किसके लिए, डिस्काउंट को कैलकुलेट करने के लिए। क्यों, क्योंकि जिस तरह के कस्टमर हमारे पास हैं उन सब के लिए आपके पास जो डिस्काउंट है वो कैलकुलेट होगा ही होगा, जो भी आपके पास कस्टमर टाइप दिए हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक सिंपल सा इंटरफेस जो है वो यूज़ करेंगे। और ये मैं OCP के बेस पे बता रहा हूँ कि OCP के बेस पर हमें क्या करना है। मैं क्या करूँगा, एक इंटरफेस लूँगा
आई आई डिस्काउंट स्ट्रेटजी करके मैं नाम दे देता हूँ। आप एक नॉर्मल नेम है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई यहाँ पर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। आपने क्या किया, एक यहाँ पर मेथड बना लिया और इसके अंदर हमने एक मेथड को डिफाइन कर दिया। और मेथड क्या था, जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ था वही मेथड हम ले लेते हैं, इसी मेथड को हम यूज़ कर लेते हैं और देखते हैं कि जो टाइटली कपल्ड था और जो अब हम प्रोसेस यूज़ करने वाले हैं उसके अंदर कितना डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया। अगर आप एब्स्ट्रैक्शन को जानते हैं तो आपको ये पता होगा कि इंटरफेस जो है जहाँ जहाँ आप इम्प्लीमेंट करेंगे वहाँ वहाँ पर ये कैलकुलेट डिस्टेंस जो है वो अपने आप इम्प्लीमेंट हो जाएगा और आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यानी एक ही जगह हमने फंक्शन डिफाइन किया है और इसको जहाँ चाहें वहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई हमारे पास कितने तरह के जो कस्टमर हैं वो हैं। अगर आप देखें यहाँ पर तो कस्टमर आपके कितने तरह के हैं, रेगुलर है, प्रीमियम है, न्यू बी है, स्पेशल है और नॉर्मल है। मैं क्या करता हूँ कि मैं इतने ही क्लासेस बना लेता हूँ। मैं एक रेगुलर क्लास बनाता हूँ। इस रेगुलर क्लास पर जो मैंने इंटरफेस की स्ट्रेटजी बनाई थी वो इंटरफेस को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, आई डिस्काउंट स्ट्रेटजी। तो जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो जो ये मेथड है वो भी हमें उसकी बॉडी हमें देनी होगी। तो यहाँ पर हम उसकी बॉडी डिफाइन कर देते हैं। तो ये देखिए, ये उसकी बॉडी मिल गई। अब आप मुझे ये बताओ कि इसके लिए हमारे पास जो कैलकुलेटर से हमने डिस्काउंट कैलकुलेटर किया है वो क्या है। ये वाला डिस्काउंट है कैलकुलेटर, उसे उठाइए और इस क्लास के अंदर डाल दीजिए। ये हमने क्या किया, यहाँ पर हमने डाल दिया। तो भाई सिंपल से है। अब आपके पास अगर मान लें इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो चाहे आपको 10 कस्टमर आ जाएं, 20 कस्टमर आ जाएं, 30 कस्टमर आ जाएं, अगर आपका रेगुलर के लिए है तो उसमें आपको चेंज नहीं करना, किसी और के लिए तो आपको चेंज नहीं करना, वो एज इट इज़ रहेंगे। आपको उसमें कोई भी नया जो चेंज है वो इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर हम वही काम कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो हमारे पास मान लो कि दूसरा कस्टमर है, प्रीमियम है, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको एक और क्लास बना लेते हैं, प्रीमियम हमने क्लास बनाई और इसके ऊपर फिर दोबारा से जो डिस्काउंट स्ट्रेटजी है वो आपकी इम्प्लीमेंट करा देते हैं इसको। तो चलिए हम इसे इम्प्लीमेंट कराते हैं। और इसके लिए जो आपने डिस्काउंट कैलकुलेट किया था, ये लीजिए, ये आपका डिस्काउंट है, इसको उठाइए यहाँ से और इसको प्रीमियम वाले में ले जाइए। देखिए यहाँ बहुत छोटा सा एग्जांपल है, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप OCP यूज़ करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होता है, और अगर टाइटली कपल्ड वे में अगर आप क्लासेस को डिफाइन करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ये ज़रूरी नहीं है, ये एक सिंपल एग्जांपल, आप अपनी एनवायरनमेंट के हिसाब से या अपने एप्लीकेशन के हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, बट समझने का ये बड़ा सिंपल तरीका है। इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है कि आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ एक और क्लास ले लेता हूँ, स्पेशल क्लास, क्योंकि दो ऑलरेडी बने हुए थे तो यहाँ पर एक स्पेशल क्लास लेता हूँ और फिर दोनों का जो डिफरेंस है वो मैं आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई पहले वाले में और अब में क्या फ़र्क आएगा और ये जो हमने तरीका यूज़ किया इससे हमें क्या बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर आई डिस्टेंस स्ट्रेटजी ली और यहाँ पर हमने इसको इम्प्लीमेंट करा दिया। जो हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन के लिए है हमने इंटरफेस इम्प्लीमेंट करा दिया। और अगर आप
स्पेशल के लिए डिस्काउंट कुछ दे रहे थे, तो स्पेशल के लिए डिस्काउंट क्या दे रहे थे? स्पेशल के लिए आपने डिस्काउंट दिया 0.5 का, तो चलिए जी हम 0.5 का डिस्काउंट ले लेते हैं और इसके अंदर हम यूज़ कर लेते हैं। अब मुझे बताइए कि अगर आपके पास इस तरीके से जो हम चल रहे हैं, यहाँ पर आपके पास से 5 कस्टमर टाइप है, अगर मान लो बहुत सारे भी आ जाएंगे तो भी आपको उसे हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, मैं बताता हूँ। कि सपोज करो 2 टाइप के लिए किसी एक डेवलपर ने काम किया और 2 टाइप के लिए इसी तरीके से, ये एक्सटेंशन मेथड है, इस तरीके से अगर आपने बना लिया और क्या कहते हैं ओसीपी के बेस पर अगर हम बात करें, बना लिया और आपने इसको क्लोज कर दिया, लेकिन नई रिक्वायरमेंट आई, नई रिक्वायरमेंट में कहा कि मुझे एक और कस्टमर चाहिए स्पेशल टाइप के लिए, तो जो एग्जिस्टिंग है उसको मुझे चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। अब जरा ये देखिए, ये जो आपके पास तरीका हमने यूज़ किया हुआ था, ये तरीका आपका क्या था? विदाउट OCP। और इसमें हमने देखा कि अगर आप एक में चेंज करते हैं, एक कस्टमर में चेंज करते हैं, तो आपको उसके लिए एग्जिस्टिंग कोड के अंदर चेंज करना पड़ेगा। अब मैं करता हूँ विद OCP, तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मुझे जो है वो डिस्काउंट कैलकुलेट करना है और डिस्काउंट शो कराना है। तो अगर हम डिस्काउंट शो कराने के बारे में बात करें, तो यहाँ पर मान लें कि मुझे रेगुलर वाले का शो कराना है, तो रेगुलर वाले का डिस्काउंट क्या होगा? आप रेगुलर वाला जो क्लास हमारे पास दिया हुआ है उस क्लास के अंदर जाइए, इस क्लास का आप एक ऑब्जेक्ट बनाइए और इस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद आप क्या करिए, इसको प्रिंट करा दीजिए। मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ, फिर दूसरे के लिए मैं निकालता हूँ और दूसरे को प्रिंट कराता हूँ। ठीक, अब मान लें कि मेरे पास 2 थे, एक रेगुलर था, एक प्रीमियम था। अब सपोज करें कि मैं एक नया केस जनरेट हो गया स्पेशल के लिए, नया कस्टमर जनरेट हो गया था, तो उसके लिए मुझे डिस्काउंट निकालना था। तो जो ये ऑलरेडी मैंने कोड लिख दिया है, इसमें मुझे कोई चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके लिए हमारे पास अलग से हमने प्रोविज़न बना दिया। प्रोविज़न क्या बनाया है कि भाई आपने इसको एक्सटेंड कर दिया कि आप इसी तरीके से जो नई क्लास है उसके ऊपर जो सेम मेथड है उसको हम यूज़ कर रहे हैं और एग्जिस्टिंग वाले कोड के अंदर हमने नहीं छेड़ा। यहाँ पर अगर स्पेशल के लिए मुझे डिस्काउंट कैलकुलेशन करनी है तो रेगुलर वाले को जाके मुझे चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि स्पेशल का हमने क्या किया, उसी कैलकुलेटिंग मेथड को यूज़ किया और स्पेशल टाइप का डिस्काउंट निकाल के दे दिया और यूज़र को, जो डेवलपर है, उसको स्पेशल टाइप का डिस्काउंट मिल गया। उसको एग्जिस्टिंग कोड के अंदर यहाँ पर एक लाइन कोड चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। दैट इज कॉल्ड OCP, दैट इज द पावर ऑफ OCP। मीन्स अगर आपके पास कोई ऑलरेडी एप्लीकेशन बना रखी है तो आप उस एप्लीकेशन को चेंज नहीं करेंगे, आपको उसमें कोई चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मॉडिफिकेशन नहीं करना। ये तरीका एक्सटेंशन का है, आप एक्सटेंशन यूज करके इन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, अब यहाँ देखिए दोनों के लिए यूज हो गया। अब अगर मान लें कि OCP से पहले हमने बना रखा होता तो हमारा जो टाइम था, जो इतना टाइम उसको चेंज करने में, एग्जिस्टिंग कोड को चेंज करने में गया, वो नहीं गया होता। तो इस तरीके से अगर हम देखें, स्पेशल एंड रेगुलर, ये क्या प्रिंट कराया है उसने, अभी देखते हैं। सॉरी, इसके अंदर हमने डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं किया, इसका मेथड जो था आपका
कैलकुलेट डिस्टेंस उसको हमने पास ऑन नहीं किया, दैट्स वाई इसने हमें गड़बड़ की। तो यहाँ 100 हो गया। और जो कस्टमर टाइप था आपका, कस्टमर टाइप का हमने इसे बता दिया कि कस्टमर टाइप कौन सा लेना था, हमें रेगुलर लेना था। और स्पेशल के लिए जो है हमारे पास है, स्पेशल के लिए भी हमें वही काम करना है, डॉट डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट डिस्काउंट करना है। और इसके अंदर जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो हमने रखा 1000 था। और जो कस्टमर टाइप हमने पास किया वो स्पेशल टाइप का कस्टमर है, तो स्पेशल हमने दे दिया इसे और बता दिया है कि भाई ये स्पेशल कस्टमर है। अब अगर आप इसे प्रिंट करेंगे तो वो डिस्काउंट जो है वो दे देगा। तो हमने क्या किया कि सेम मेथड को अलग कर दिया, उस अलग को सब करने के बाद सब जगह उसे इंटरफेस के थ्रू मैंने यूज़ कर लिया। तो इसमें मुझे बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि अगर मान लो मैंने पहले रेगुलर के लिए डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिया था, तो नए के लिए मुझे रेगुलर के कोड में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये जो तरीका है, इस तरीके से हमारा जो टाइम है वो सेव होता है। दूसरी बात ये है कि जो एरर जनरेट होने के चांसेस रहते हैं वो मिनिमम हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे कोड के अंदर एरर जनरेट नहीं होता। एरर जनरेट नहीं होगा तो बग जनरेट नहीं होंगे, तो ऑब्वियस ही बात है उसके अंदर जो हमें टाइम देना पड़ता है उतना टाइम हमें एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं होगी। और हम सिंपल तरीके से OCP को यूज़ करके, जो उसका प्रिंसिपल है ओपन फॉर एक्सटेंशन एंड क्लोज्ड फॉर मॉडिफिकेशन, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल का दूसरा पार्ट, जिसके अंदर मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से OCP हमारे लिए बेनिफिशियल है और किस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा एस स्टैंड फॉर, जैसे पहले बताया, लिस्कॉप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। तो लिस्कॉप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल क्या है इसको हम समझते हैं। लिस्कॉप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल emphasizes that object of a superclass should be replaceable with object of its subclass। ध्यान रखिएगा जो मैं बार बार बता रहा हूं, यहां इसने कहा ऑब्जेक्ट, यानी सुपर क्लास या बेस क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो आप जो उसका सब क्लास है उससे आप रिप्लेस कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग करेक्टनेस ऑफ द प्रोग्राम। इसका मतलब ये है कि जो ऑलरेडी जो सुपर क्लास है उसकी फंक्शनैलिटी को मुझे चेंज नहीं करना, बट मुझे उसका फंक्शन यूज़ करना है, लेकिन किसके थ्रू यूज़ करना है, सब क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज़ करना है। Lisp principle says that object of a derived class should be able to replace an object of the base class। ये लाइन भी आपको ध्यान रखनी होगी कि आपका जो should be able to the replace of the object of the base class, यानी derived class का जो ऑब्जेक्ट है वो बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड करने की पावर रखे। ध्यान रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, बेस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसी के थ्रू में, सॉरी, जो आपका ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है उसी के अंदर मैं बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को रखूं, बट जो उसकी फंक्शनैलिटी है बेस क्लास की वो चेंज नहीं होनी चाहिए, उसके बिहेवियर में कोई मॉडिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। इसी को हम सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल कहते हैं। अब मैं इसको एक बार समझा देता हूं कि सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल और क्या है। कि we will see the problem if we are not following the substitution principle, and then we will see how we can overcome such using the problem। चलिए अब मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको बना के आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास कहता है कि हमारे पास एक क्लास है एप्पल नाम से, उसके अंदर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया वर्चुअल टाइप का, और दूसरी क्लास हमारे पास है ऑरेंज नाम से। और इस ऑरेंज क्लास के अंदर मैंने क्या किया, ओवरराइड किया पेरेंट क्लास के मेथड को। तो पेरेंट क्लास का जो मेथड था मेरे पास वो क्या था, बेस क्लास का जो मेथड है दैट इज पब्लिक वर्चुअल स्ट्रिंग गेट कलर। और यहाँ पर मैंने इसी को ओवरराइड कर दिया और मैंने यहाँ पर लिखा पब्लिक ओवरराइड स्ट्रिंग गेट कलर, और यहाँ से रिटर्न कराया
ऑरेंज कलर और यहाँ से रिटर्न करा है रेड कलर। आप ज़रा सोचिए, मैंने क्या किया, ये क्लास लिया, बेस क्लास टाइप का एक वेरिएबल ले लिया। अब यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट को स्टोर कर रहा हूँ, यानी ये इंस्टेंस जो स्टोर करेगा वो किसका स्टोर करेगा, स्टोर करेगा बेस क्लास का। और हमारी जो लिस्कॉप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपने एप्पल क्लास के अंदर बेस क्लास का, जो एप्पल है वो बेस क्लास है, उसके अंदर अगर आपने डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर कर दिया है और उस के अब आप चाहते हैं कि बेस क्लास के फंक्शन को मैं यूज़ करूं, तो मुझे ये ध्यान रखना है कि बेस क्लास का जो फंक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। बट यहाँ तो हो रहा है। यहाँ क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने बेस क्लास के वेरिएबल में आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्लास का जो सॉरी डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट हमने स्टोर कर लिया। तो भाई ऑब्जेक्ट जिस टाइप का होगा उसी के मेथड को तो वो दिखाएगा, उसी के मेथड को तो क्या कहते हैं, मुझे शो करेगा उसकी वैल्यू क्या आ रही है। अब इसके अंदर बेस क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने स्टोर कर रखा है और जब मैं इसे गेट कलर करने जाऊंगा तो ये रिटर्न करेगा ऑरेंज, जबकि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एप्पल जो मैंने क्लास बनाई है उस क्लास के अंदर जो गेट कलर मुझे मिलना चाहिए दैट इज रेड। इसी को जो सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल है वो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। कहता है कि भाई मैं एक ही इंस्टेंस वेरिएबल बनाऊंगा और उसके अंदर बेस क्लास का ऑब्जेक्ट भी मिल लूँ या फिर मैं ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट लूँ। और अगर मैं उनके फंक्शन को यूज़ करता हूँ तो बेस क्लास का जो फंक्शन है वही मेरे पास मिलना चाहिए और ड्राइव क्लास का जो फंक्शन है वही मिलना चाहिए। यानी एक ही इंस्टेंस वेरिएबल से मेरे ऑब्जेक्ट दोनों मैनेज हो जाने चाहिए, ड्राइव क्लास के भी और बेस क्लास के भी। दैट इज कॉल्ड लिस्कॉप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। इसका मतलब ये है कि जो आप इंस्टेंस के लिए वेरिएबल यूज़ करते हैं उसी का इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, ड्राइव क्लास को भी काम करवाना है और बेस क्लास को भी काम कराना है। और जब सपोज करो पहले मैंने ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट ले लिया था उसके अंदर, तो अगर अब मैं बेस क्लास का ऑब्जेक्ट लेता हूँ तो फंक्शनैलिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपके पास जो यहाँ पर दिया है, ये एग्जाम्पल है आपका जो लिस्कॉप सब्स्टिट्यूशन की प्रिंसिपल के बगैर। इसके अंदर लिस्कॉप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल काम नहीं करेगा। अब कैसे नहीं करेगा ये हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसी को हम दोबारा रीमॉडिफाई करने के बाद हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि जब हम लिस्कॉप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल LSP का यूज़ करते हैं तो उस केस के अंदर जो हमारा रिजल्ट है वो जो हमें चाहिए वो हमें मिलता ही नहीं मिलता। चलिए पहले हम एक क्लास बनाते हैं। दो क्लास बनानी है हमें, एक एप्पल क्लास बनानी है, एक ऑरेंज क्लास बनानी है। तो एप्पल क्लास को ही हमें इनहेरिट करना होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ। और इसके अंदर ही एक दूसरा क्लास बना लेता हूँ और दूसरा क्लास जो है वो है ऑरेंज क्लास। अब एप्पल क्लास के अंदर जो हमें रखना था वो क्या रखना था, एप्पल क्लास के अंदर रखना है पब्लिक, मैं जो इसका क्या कहते हैं वर्चुअल इसे डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसे ओवरराइड कराना है, पब्लिक वर्चुअल। और मुझे रिटर्न टाइप जो चाहिए वो स्ट्रिंग चाहिए और इस फंक्शन का जो नेम मैं दे रहा हूँ वो है गेट कलर। और मैं रिटर्न करा देता हूँ रिटर्न रेड। यानी जो एप्पल क्लास है उसका जब मैं गेट कलर फंक्शन कॉल करूँगा
तो मुझे रेड मिलना चाहिए। अब मैं इस एप्पल क्लास को ऑरेंज के ऊपर इनहेरिट करा देता हूँ। एप्पल क्लास को मैंने इनहेरिट करा दिया। अब जो इसका फंक्शन था उसको मैं ओवरराइड कर देता हूँ। यहाँ पर एप्पल क्लास में जो फंक्शन था हमारे पास, वो फंक्शन क्या है, पब्लिक वर्चुअल स्ट्रिंग गेट कलर। सेम फंक्शन मैं यहाँ ले लेता हूँ, बस मैं इसे ओवरराइड वर्चुअल को ओवरराइड कीबोर्ड से चेंज कर दूंगा। और यहाँ पर इसका जो कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ ऑरेंज। तो अब जरा इसको हम यूज़ करके देखते हैं और देखते हैं कि ये हमें रिजल्ट जो है वो क्या दे रहा है। वो हमें समझने में हेल्प करेगा कि लिस्कॉप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल एक्चुअल में है क्या, और लिस्कॉप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल कहता क्या है, और लिस्कॉप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल हमारी हेल्प कैसे करता है। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन है तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक के बदले दूसरा, और दोनों जो है फंक्शनैलिटी में चेंज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो आपके पास आया था इसको अब हम कमेंट कर देते हैं। ये हमारी रिक्वायरमेंट ख़त्म हो चुकी है। अब हम इसके अंदर आते हैं और यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं LSP। पहले हम बात करते हैं विदाउट LSP, यानी बिना लिस्कॉप प्रिंसिपल के अगर हम यूज़ करने जाएं तो क्या होगा। मैंने क्या किया, एप्पल टाइप का जो क्लास था उसका एक वेरिएबल ले लिया है, एप्पल टाइप के वेरिएबल ले लिया, और इसमें ऑब्जेक्ट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो डिराइव क्लास का यूज़ कर रहा हूँ। इसका मतलब इस क्लास के पास अभी जो ऑब्जेक्ट है वो किसका ऑब्जेक्ट है, डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो कौन होल्ड कर रहा है, एप्पल नाम से जो हमने इंस्टेंस वेरिएबल बनाया है वो ऑब्जेक्ट जो है वो इसको होल्ड कर पा रहा है। अब अगर ये होल्ड करा रहे हैं तो मैंने कहा कि इसके अंदर जो फंक्शन पड़ा हुआ है उसको हम चेक करते हैं। फंक्शन क्या है, एप्पल जो हमने इंस्टेंस वेरिएबल लिया है डॉट जो हमने गेट कलर लिया है। अब अगर मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ज़रा इसको चेक कीजिए। अब मैं फिर कहता हूँ, ध्यान से समझिएगा कि जो ऑरेंज क्लास है इसका ऑब्जेक्ट जो है वो मैंने एप्पल के इंस्टेंस वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। तो और मैं चाहता क्या हूँ कि अगर भाई एप्पल का हमने क्या कहते हैं वेरिएबल लिया हुआ है तो मुझे रिजल्ट जो है वो एप्पल का मिलना चाहिए, ना कि ऑरेंज का मिलना चाहिए। ये देखिए उसने मुझे क्या रिटर्न किया, ऑरेंज। क्यों रिटर्न किया, उसने जो रिटर्न किया वो बिल्कुल ठीक है। रिटर्न इसलिए उसने किया है कि जो ऑब्जेक्ट है मैं किसका यूज़ कर रहा हूँ, ऑरेंज का। तो इसके मेथड को जब मैं कॉल करूँगा तो ऑरेंज के मेथड के पास क्या पड़ा हुआ है जो ये मुझे रिटर्न करके देगा, वो आपके पास पड़ा हुआ है कि कलर कौन सा है। तो कलर यहाँ से क्या रिटर्न करा रहे हैं, ऑरेंज कलर रिटर्न करा रहे हैं। तो ये तो हो गया विदाउट LSP, लिस्कॉप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल के बगैर जो हमने काम किया है ये उसके बगैर हो गया। इसका मतलब आप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल का अगर हम बात करें तो सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई इंस्टेंस वेरिएबल तो मैं एक ही लूँगा, लेकिन उसी के थ्रू मैं जो ड्राइव क्लास है उसकी फंक्शनैलिटी भी यूज़ कर लूँ और उसी के थ्रू मैं बेस क्लास की फंक्शनैलिटी भी यूज़ कर लूँ। अगर मैंने पहले ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को उसके अंदर स्टोर करा दिया तो जब मैं बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को लूँगा तो उस टाइम पर बेस क्लास की फंक्शनैलिटी मुझे मिलनी चाहिए, और ड्राइव क्लास की लेता हूँ तो ड्राइव क्लास की फंक्शनैलिटी मिलनी चाहिए। यानी बेस जो ड्राइव क्लास है उसकी ऑब्जेक्ट को जब मैं बेस क्लास के ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर दूँ तो बेस क्लास की जो फंक्शनैलिटी है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं इसको अगर हमें मैनेज करना है तो मैं कैसे मैनेज करूंगा। मैं क्या करता हूं, एक इंटरफेस बना लेता हूं। मैं यहाँ एक इंटरफेस बनाता हूँ। इस इंटरफेस का नाम जो है वो मैं डाल देता हूँ
आई फ्रूट कलर। ठीक है, मैंने एक इंटरफेस बना दिया है। अब इस इंटरफेस के अंदर मुझे क्या करना है, इसको मुझे कलर रिटर्न कराना है। क्या? स्ट्रिंग गेट कलर। अब अगर गेट कलर मुझे यूज़ करना है तो मैं यूज़ कैसे करूँगा? मैं क्या करूँगा, जो आपका ये एप्पल क्लास है, एप्पल क्लास के ऊपर मैं इसे इनहेरिट करा दूंगा आई फ्रूट, सॉरी नाम जो है वो गड़बड़ हो गया, नाम हम ठीक कर देते हैं इसे। ये है आपका फ्रूट कलर्स, अपने आप ही करेक्ट कर दिया उसने। अब मैं अगर आई फ्रूट कलर को यहाँ पर इनहेरिट कराता हूँ, ठीक है, तो ये मुझे क्या देना चाहिए, एक ये मेथड अगर आपने वर्चुअल भी बनाया है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर फंक्शन इम्प्लीमेंट होना चाहिए। यहाँ पर मैंने इसे गेट फ्रूट कलर ले लिया और ऑरेंज के ऊपर आए, ऑरेंज के ऊपर भी मैं क्या करता हूँ, एप्पल को हटा देते हैं और आई फ्रूट कलर को जो है ये इम्प्लीमेंट करा लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो रिटर्न करेगा वो ऑरेंज कलर रिटर्न करेगा। अब दोनों में इम्पैक्ट क्या है, ज़रा हम देखते हैं कि दोनों का जो प्रोसेस है उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। ये तो आपका विदाउट ओसीपी था, जिसमें हमने कहा कि अगर बेस क्लास ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो बेस क्लास का जो फंक्शन है उसको चेंज कर देगा। अब मैं विद एलएसपी आपको समझाता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन कैसे हुआ। सब्स्टिट्यूशन इस तरीके से हुआ कि मैंने कहा कि एप्पल, और ये जो इंस्टेंस नेम लिया मैंने पहले यहाँ पर लेते हैं ऑरेंज का, क्योंकि हमें बेस क्लास का सब्स्टिट्यूट करना है। लिया, यहाँ पर आपको आई फ्रूट कलर लेना पड़ेगा। और अब हम क्या कर रहे हैं, एप्पल डॉट गेट कलर ले लेते हैं, जो कलर इसके पास रिटर्न करने के लिए कहा था। और सेम देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है हमने किसका, डिराइव क्लास का, और किसके अंदर रखा है, इस इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर रखा है। अब हमने आपको कहा था कि सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल कहता है कि सेम इंस्टेंस वेरिएबल आप लेंगे, लेकिन उसके अंदर अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा था बेस क्लास का, उसके बाद अगर आप ऑब्जेक्ट रखें, सॉरी पहले रखा था हमने चाइल्ड क्लास का, उसके बाद अगर हम रखें बेस क्लास का, तो दोनों की फंक्शनैलिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। यानी बेस क्लास की फंक्शनैलिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जो ऑब्जेक्ट आपने पहले बनाया था इसके अंदर इंस्टेंस में किसका, ड्राइव क्लास का, तो सेम इंस्टेंस में जब मैं यहाँ पर बेस क्लास का जो पहले था, फिर हमने चेंज कर दिया अभी क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन चेंज हुई है। अब ये दोनों एक साथ वेरिएबल इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि आप दोनों को एक साथ नहीं चला सकते हैं, तो इसे आप कमेंट कर दें एक बार, पहले इसको चला लें जिसमें कि आपने ऑब्जेक्ट रख रखा है ड्राइव क्लास का, ये इसका इंस्टेंस वेरिएबल है, इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट रखा ड्राइव क्लास का, और इसका जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो ऑरेंज कलर, इसका रिज़ल्ट जो है वो मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, ऑरेंज कलर देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता।
ये देखिए, ऑब्जेक्ट आपका ड्राइव क्लास का है, तो उसके पास जो फंक्शनैलिटी थी और जिस फंक्शनैलिटी को हमने कॉल किया उसी फंक्शनैलिटी को उसने मुझे प्रोवाइड कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ और दूसरे वाले को ऑन कमेंट करता हूँ। अब देखते हैं, ज़रा समझिए। पहले जो इस इंस्टेंस वेरिएबल में रखा था वो मैंने क्या रखा था, न्यू ऑरेंज रखा था। और अब जो मैं इसके अंदर वेरिएबल के अंदर रख रहा हूँ वो किसका रख रहा हूँ, बेस क्लास का रख रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं बेस क्लास का रख रहा हूँ तो उस केस के अंदर मुझे बेस क्लास का जो कलर है वो मुझे मिलना चाहिए। चाइल्ड क्लास के कलर से उसे कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। ये देखिए रेड। तो इसका इसी को हम सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल कह रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल है कि अगर आपने एक इंस्टेंस वेरिएबल रखा है और उसमें आपने पहले ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट रखा, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, उसी के अंदर बेस क्लास का ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो वो वॉक करना चाहिए और बेस क्लास की फंक्शनैलिटी को इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये जो है लिस्कॉव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल कहलाता है। इसको थोड़ा यहाँ पर जो समझाया था उसके बाद और यहाँ एक्सप्लेन कर दिया मैंने कि किस तरीके से अगर आपने इसको रखा था तो क्या इम्पैक्ट करते हैं और हटा देते हैं तो क्या इम्पैक्ट करते हैं। अब लिस्कॉव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल है वो आई फ्रूट से हमने ये जैसे कि इंटरफेस बनाया था, वैसे यहाँ पर इंटरफेस बनाने के बाद आप क्या कर रहे हैं, सेम जो ये आपके पास था, एक मिनट ये जो प्रोसेस है ये गड़बड़ हो गया, मैं इसे ये मैंने गड़बड़ कर दिया, दोबारा इंस्टेंस को कर दिया था। एक मिनट, ये हमें दोबारा नहीं लेना, सेम वेरिएबल के अंदर हमें रखना है। तो मैंने यहाँ पर दोबारा इसे इंस्टेंस दे दिया। अब इस ये समझिए कि अगर आपने बेस क्लास ड्राइव क्लास को अगर इस इंस्टेंस वेरिएबल में रखा तो ये कलर शो करेगा, और सेम इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर अगर आपने बेस क्लास को रखा तो वो कलर शो करेगा उसका। तो यानी एक के बदले दूसरी को हमने रिप्लेस कर दिया है, और रिप्लेस करने के बाद भी जो रिज़ल्ट होगा वो दोनों में कोई चेंज नहीं होगा, दोनों का इम्पैक्ट सेम रहेगा। यानी बेस जो ड्राइव क्लास है उसका आपके पास ऑरेंज कलर ही आएगा और बेस क्लास जो है उसका आपको रेड कलर ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो ड्राइव क्लास है इसके ऑब्जेक्ट को मैंने बेस क्लास के ऑब्जेक्ट से रिप्लेस किया, लेकिन फंक्शनैलिटी में चेंज नहीं किया। इसको हम स्कोप सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल कहते हैं। तो वही मैंने यहाँ पर डिफाइन किया था। यहाँ पर ये कलर है इंटरफेस से, जब आप इसे इनहेरिट करते हैं तो इस तरीके से आप अगर चेक करो तो ये लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल का पार्ट है। और लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल पहले ही मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल क्या कह रहा था, कि आपका जो मेन है यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ऑफ सुपर क्लास शुड बी रिप्लेसेबल विद ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लास। इसका मतलब जो बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है वो सब क्लास से जो है वो रिप्लेस किया जा सकता है, या फिर ड्राइव क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो बेस क्लास से रिप्लेस किया जा सकता है। यानी दोनों कंडीशन के अंदर बेस क्लास की फंक्शनैलिटी जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, बेस क्लास की फंक्शनैलिटी उसका बिहेवियर जो है वो इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। अब हम इसके अंदर आते हैं और अगला हमारे पास है लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बाद एल के बाद आता है आपके पास आई, इंटरफेस सेग्रीगेशन। तो इंटरफेस सेग्रीगेशन का मतलब क्या है, इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल क्या है। इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल को ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। जब भी आप इंटरफेस बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक ही इंटरफेस के अंदर बहुत सारे फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि इंटरफेस सेग्रीगेशन में और सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल में काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी है। सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है कि एसआरपी में हम क्लास के बारे में बात कर रहे हैं और
इंटरफेस में इंटरफेस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों का पर्पस एक ही है। आप जब क्लास के बारे में बात करते हैं तो जो आपने सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई थी उसके अंदर आपने एक ही क्लास के अंदर बहुत सारी चीज़ें फिल कर दी थी जो कि अननेसेसरी था, तो क्लास के हिसाब से हमने उसे सेपरेट कर दिया। तो जब सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हम इंटरफेस सेग्रीगेशन को देखें तो ये समझने में आपको आसानी होगी। मैंने क्या किया, एक प्रिंटर टास्क नाम से एक इंटरफेस बनाया। इसके अंदर मैंने कुछ फंक्शन जो हैं वो डिफाइन कर दिए, प्रिंट, स्कैन, फैक्स एंड प्रिंट डुप्लेक्स। 4 फंक्शन हैं इसके अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक क्लास था HP लेजर जेट प्रिंटर, और इसके अंदर प्रिंट टास्क को जो मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, ध्यान रखिएगा, इंटरफेस इज जस्ट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि आपको जो आपने वहाँ पर उस मैथ फंक्शन को जो डेफिनेशन दिया उसकी बॉडी आपको वहाँ देनी पड़ेगी जहाँ पर उसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब एक बार बताइए, HP लेज़र प्रिंटर के अंदर प्रिंटर टास्क जो है इसको जब मैं इम्प्लीमेंट करूँगा तो मुझे चारों मेथड की बॉडी इसको देनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये प्रिंसिपल है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ हमारी रिक्वायरमेंट थी HP लेज़र जेट प्रिंटर में, तो मैंने वो फुलफिल करा ली। अब दूसरा मैंने एक क्लास बनाया जिससे है लिक्विड इंक जेट प्रिंटर। तो लिक्विड इंक जेट प्रिंटर के अंदर जब मैं प्रिंटर टास्क को लेके आता हूँ तो इसके अंदर ये सिर्फ 2 ही काम करता है। काम क्या करता है, एक प्रिंट करता है, एक स्कैन करता है। ये फैक्स नहीं करता और प्रिंट डुप्लेक्स वाला प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं करता है। अब मुझे ये बताइए कि अगर इसी को मैं जहाँ जहाँ इम्प्लीमेंट करूँगा वहाँ पर वो सारे फंक्शन जो मैंने इंटरफेस में डिफाइन किए वो सारे के सारे फंक्शन जो है वो मुझे यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये तो एक बर्डन हो गया कि भाई जहाँ पर मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पर भी उस के लिए मुझे उसको बॉडी देनी पड़ रही है, जो कि मुझे नहीं करना। मैं हर जगह पर अगर कहीं मुझे सिर्फ 2 ही फंक्शन यूज करने थे तो वहां पर मैं चारों के चारों फंक्शन को डिफाइन करके क्या करूंगा, दैट इज कॉल्ड इंटरफेस सेग्रीगेशन। ये जो एग्जांपल आपको दिया गया है ये एग्जांपल आपके पास है विदाउट इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। अब मैं क्या करता हूं कि इंटरफेस को इस तरीके से डिजाइन कर लेता हूं कि वहां पर मेरी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। तो जैसे मैंने कहा कि प्रिंट टास्क नाम से एक मैंने इंटरफेस बनाया, यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 ही फंक्शन रखे, प्रिंट एंड स्कैन का। फैक्स के लिए मैंने एक अलग इंटरफेस बना दिया और प्रिंट डुप्लेक्स टास्क के लिए मैंने अलग प्रिंटर बना दिया, अलग इंटरफेस बना दिया। अब इनके अंदर जो फंक्शन है वो इनके हिसाब से मैंने रख दिए यहाँ पर। अब जरा सोचिए कि अगर मैं कहीं पर सिर्फ मुझे इस 2 फंक्शन की रिक्वायरमेंट है तो सिर्फ इसी को इम्प्लीमेंट करूंगा, और अगर कहीं पर चारों फंक्शन की रिक्वायरमेंट है तो मैं चारों को इम्प्लीमेंट कर दूंगा। यहां देखिए, अब यहां पर क्या किया है कि HP लेजर जेट के अंदर मुझे चारों फंक्शन की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने सबको इम्प्लीमेंट करा दिया। जो अलग अलग इंटरफेस के अंदर दिए हुए थे उन सबको मैंने यहां पर प्रिंट करा दिया, इम्प्लीमेंट करा दिया। तो जब इम्प्लीमेंट करा दिया तो उसके बाद इसकी जो फंक्शन हमें चाहिए थी वो हम डिफाइन करते हैं और हम यूज़ कर लेते हैं, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर मुझे सिर्फ 2 ही फंक्शन चाहिए था तो मुझे कितने इंटरफेस को देने चाहिए थे, कितने इंटरफेस इम्प्लीमेंट करने की रिक्वायरमेंट थी, सिर्फ एक, आई प्रिंटर टास्क। ऐसे मान लो कि मैं एक और क्लास बनाता हूँ, वहाँ पर मुझे सिर्फ इसको और इसको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, प्रिंटर टास्क एंड आई फैक्स टास्क को, तो मैं सिर्फ उसी को इम्प्लीमेंट करूँगा। This is called interface segregation. Remember one thing clearly. Whenever you are going to define an interface, you have to remember one thing, that you have to whenever you are going to implement it on any class, you should define only those functions that will be required by the class. Don't define unnecessary function in the same interface. So this is called interface segregation principle. It means in interface you will define only those methods which will be required by the classes.
Otherwise, unnecessary, if you define unnecessary 10 function inside an interface, and whenever we are going to implement that interface on any class, at that time we have to implement the entire method whatever we have defined in the interface. तो हमें ध्यान रखना होगा कि जब आप इंटरफेस को डिज़ाइन करने जाएं या इंटरफेस में फंक्शन को डिफाइन करने जाएं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मुझे उस इंटरफेस में सिर्फ उन्हीं फंक्शन को लिखना है जिसको मुझे कहीं पर इम्प्लीमेंट करना है। वहाँ पर वो मुझे सारे के सारे फंक्शन नहीं लिखने जो कि किसी क्लास की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड इंटरफेस सेग्रीगेशन। अब डी स्टैंड फॉर, लास्ट हमारे पास आता है, डी स्टैंड फॉर डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। Dependency inversion principle advocate that high-level class modules should not depend on low-level modules। यानी हाई लेवल क्लास मॉड्यूल जो है वो लो लेवल मॉड्यूल पर डिपेंड नहीं करने चाहिए। समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाई लेवल मॉड्यूल क्या है और लो लेवल मॉड्यूल क्या है। बोथ शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स आप इंटरफेस बनाकर आप उसे यूज करिए, उसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए, और साथ ही डीकपलिंग और फ्लेक्सिबिलिटी को ये प्रमोट करता है कोड के अंदर। डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल ये फ्लेक्सिबिलिटी क्या देता है, डीकपलिंग हमारी कैसे होती है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। वैसे इसके ऊपर मैं ऑलरेडी 2 ट्यूटोरियल वीडियो बना चुका हूँ, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप उस लिंक को गो थ्रू कीजिएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल क्या है। उसी के अंदर मैंने डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी समझाया हुआ है, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। तो ये इससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में दे दूंगा, वो आपको समझने में काफ़ी हेल्प करेंगे। फिलहाल मैं इसे और थोड़ा एलिब्रेट कर देता हूँ। हमने बात की डीकपलिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी की। तो डीकपलिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी की जब आप बात करते हैं तो इसके क्या मायने निकल के आते हैं, ये क्या है डीकपलिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। तो इससे जो मैंने बताया है कि उसके अंदर मैंने बहुत बेहतर तरीके से ये समझाया है कि डीकपलिंग क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। अब जैसे कि सपोज करें कि यहाँ एक सिंपल सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। एग्जांपल ये है कि मेरे पास एक सॉकेट है, और अगर मान लें 2 पिन का सॉकेट है, तो 2 पिन वाले जितने भी डिवाइसेस हैं वो सारे उस सॉकेट के अंदर फिट हो सकते हैं। यानी सॉकेट जो है वो किसी एक 2 पिन वाले डिवाइस के लिए डिपेंडेंट नहीं है कि सिर्फ वही एक खास टाइप का 2 पिन का मेरे पास क्या कहते हैं डिवाइस कहीं जो है वही उसके अंदर फिट आएगा। नहीं, इसी को हम डीकपलिंग कहते हैं कि आपका एक ही हमने प्रोसेस बनाया है कि भाई 3 पिन हो 2 पिन हो, उसके कोई भी इस तरह का हमारे पास क्या कहते हैं कनेक्टर हमें लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक ही सॉकेट से काम चल जाएगा। अब ये क्या होता है ज़रा हम इसको समझ लेते हैं। हमने कहा हाई लेवल मॉड्यूल शुड नॉट डिपेंड ऑन लो लेवल मॉड्यूल। तो सबसे पहले हमारे पास कंफ्यूजन ये आती है, व्हाट आर वी कॉलिंग अ हाई लेवल मॉड्यूल एंड व्हाट आर लो लेवल मॉड्यूल्स। और उसके बाद हमने कहा कि एब्स्ट्रैक्शन शुड नॉट डिपेंड ऑन डिटेल्स। एब्स्ट्रैक्शन डिटेल पे डिपेंड नहीं होता। ऑब्वियस बात है, हम सिर्फ डेफिनेशन देते हैं एब्स्ट्रैक्शन के अंदर, हम उसकी डिटेलिंग नहीं करते। उसकी डिटेलिंग जहाँ पर इंप्लीमेंट होती है वहाँ पर की जाती है। डिटेल्स शुड नॉट डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शन। ऑब्वियस बात है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि जब आपने इंटरफेस बनाया, तो इंटरफेस बनाया तो उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, बॉडी थोड़ा दे रहे हो, आप उसमें क्या दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप डेफिनेशन दे रहे हैं, डिटेलिंग कुछ भी नहीं है वहाँ पर। तो इसीलिए कहा कि एब्स्ट्रैक्शन के बेस पर हमें इसे डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल को मैनेज करना है। अब मैं आपको समझाता हूँ हाई लेवल क्लास क्या है और लो लेवल क्लास क्या है।
देखिए मैंने एक क्लास बनाई है डाटा एक्सेस करके, और इसके अंदर एक मेथड है गेट कस्टमर। इसके अंदर एक पैरामीटर है इंट आईडी करके जो मैं भेजना चाहता हूँ। अब इस क्लास को अगर मैं किसी दूसरे क्लास में यूज करना चाहूँ, जैसे कि मेरे पास एक है कस्टमर बिजनेस लॉजिक, तो ये इस क्लास के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, डाटा एक्सेस को यूज करना चाहता हूँ। तो मैंने इसमें एक फंक्शन बनाया हुआ है गेट कस्टमर नेम इंट आईडी, और यहाँ पर ये जो क्लास मैंने बनाई थी ये वाली क्लास, इस क्लास को मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, इस क्लास के मेथड को मैं यूज कर रहा हूँ। तो जब मैं इस क्लास के मेथड को यहाँ पर यूज करूंगा तो ये लो लेवल मॉड्यूल कहलाता है। तो मैं फिर दोबारा बता देता हूँ, हाई लेवल मॉड्यूल क्या है, जो क्लास किसी और क्लास को यूज करती है, उसके ऑब्जेक्ट को यूज करती है, वो हाई लेवल है, और जिसका ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है वो लो लेवल मॉड्यूल है। आई थिंक ये आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैंने इसे मार्क कर दिया था कि हाई लेवल मॉड्यूल क्या है और लो लेवल मॉड्यूल क्या होते हैं। अब यहाँ पर जो हम बात करते हैं ना, तो ये जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड टाइटली कपल्ड क्लासेस। तो भाई टाइटली कपल्ड क्लासेस क्यों है, why are we saying these implementation are a kind of tightly coupled classes? टाइटली कपल्ड क्लासेस क्यों है, जरा मैं ये आपको समझाता हूँ। शायद बहुत जगहों पर आपने इसे पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। मैं इसको अपनी तरफ से क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अब इसके अंदर क्या है कि जो आपने इसका ये इंस्टेंस बनाया है, ठीक है, इसका इंस्टेंस चाहे आप क्या कहते हैं क्लास लेवल पर बना लीजिए या किसी फंक्शन के अंदर बना लीजिए, कहीं भी बनाएं आप। तो ये जो इंस्टेंस है इसका इसका जो आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट सिर्फ इसी के अंदर यूज हो पाएगा। इसको कहीं और यूज करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो सपोज करें कि अगर मुझे ये डाटा एक्सेस वाली क्लास जो है अगर मुझे यूज करनी है, तो इस क्लास के अंदर जो क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा कि वो सिर्फ इसी क्लास तक यूज हो पाएगा, बाकी बाहर नहीं होगा। अगर मान लो इस तरीके से मैंने 20 क्लास के अंदर सिर्फ डाटा एक्सेस मेथड को यूज करना है, तो 20 क्लास के अंदर अगर मैं डाटा एक्सेस को यूज करना चाहता हूं, तो उस केस के अंदर मेरे पास प्रॉब्लम क्या हो सकती है। प्रॉब्लम ये होगी कि 20 जो ऑब्जेक्ट हैं उसके इंस्टेंस बन जाएंगे। आप ध्यान रखिएगा, जब भी कोई एप्लीकेशन आप बनाते हो, उस एप्लीकेशन के अंदर हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि परफॉर्मेंस खराब ना हो। तो परफॉर्मेंस खराब होने का मतलब ये है कि जब भी आप एप्लीकेशन बनाते हैं, उसे रन करते हैं, तो उसके लिए हमें एक एरिया मिल जाता है रैम के अंदर जिसके अंदर वो एप्लीकेशन रन करती है। या हम कहें कि आपने इतने इंस्टेंस बना दिए, इतने ऑब्जेक्ट बना दिए कि रैम जो है वो फुल हो गया। तो रैम फुल हो गया, आपकी एप्लीकेशन क्रैश, खत्म। इसका मतलब ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि मिनिमम इंस्टेंस बने, क्योंकि अगर आप जो ऑलरेडी एक हमारे पास फंक्शनैलिटी होती है कि जो इंस्टेंसेस बनते हैं हीप के अंदर, वो मैनेजेबल होते हैं और मैनेज किए जाते हैं, बट रैपिडली नहीं होती। और अगर आप रैपिडली इंस्टेंस को क्रिएट कर रहे हैं तो एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर रैम फुल हो जाएगा और आपकी एप्लीकेशन नहीं चलेगी, वो पूरी तरह से क्रैश हो जाएगा। इसीलिए हमें इस प्रोसेस से बचना चाहिए कि अगर मुझे एक ही क्लास यूज करनी है और एक क्लास 20 जगहों पर यूज करनी है, तो एक क्लास अगर मैं 20 जगहों पर यूज करूंगा तो उसका इंस्टेंस एक ही बार बनाऊंगा और जो चाहे उसे एक्सेस कर सकता है। तो इसके लिए जो प्रोसेस होता है वो होता है आपके पास टाइटली कपल्ड से हमें इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल को यूज करने के बाद और डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस है उसे यूज करने के बाद डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू आईओसी कंटेनर के थ्रू जब हम इसको किसी में इंजेक्ट कर देते हैं किसी क्लास के अंदर विद द हेल्प ऑफ 2-3 प्रोसेस हैं जैसे कि हम इंजेक्ट करते हैं, या तो प्रॉपर्टी के बेस पर करें या फिर आप इसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू करें या फंक्शन के थ्रू करें
ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ पिछले वीडियो के अंदर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं। तो मैंने कहा कि टाइटली कपल्ड को मुझे मैनेज करना है लूजली कपल्ड क्लासेस में। लूजली कपल्ड क्लासेस के अंदर क्या है कि इंस्टेंस में एक ही बार बनाऊंगा, उसको जहाँ जहाँ चाहिए होगा वहाँ वहाँ मैं यूज़ कर लूँगा। मेथड अलग अलग हो सकते हैं, फंक्शन के थ्रू करें या फिर आपका प्रॉपर्टी के थ्रू करो या फिर आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू करो। ये अलग अलग हमारे पास प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल क्या करता है, एब्स्ट्रैक्शन की हेल्प से डिपेंडेंसी इंजेक्शन का एक प्रोसेस बनाता है। उसके लिए हमें एक आईओसी कंटेनर की ज़रूरत होती है। हमारे पास बहुत सारे आईओसी कंटेनर होते हैं, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल कंटेनर होते हैं, जैसे कि यूनिटी है, उसके बाद ऑटोफैक है, निंजैक्ट है। तो बहुत सारे हमारे पास आईओसी कंटेनर होते हैं जिसका यूज़ करके हम टाइटली कपल्ड क्लासेस को लूजली कपल्ड क्लासेस के अंदर चेंज कर सकते हैं। इसी को हम इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल कहें या फिर हम कहें कि डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल हम कहते हैं इसको। और जो हमारे पास डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल के थ्रू जो प्रोसेस हम एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू लेके आते हैं, उस एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू विद द हेल्प ऑफ आईओसी कंटेनर हम कहीं भी इंजेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लें क्लास बी चाहिए था तो इसका इंस्टेंस जो है वो क्लास के अंदर हम इंजेक्ट कर देंगे। इसी को हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन कहते हैं। अब इसको समझाते हैं कि डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल कैसे काम करता है। इसके लिए हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्ट इंटरफेस ले लिया। इंटरफेस को हमने क्या किया, इनहेरिट करा दिया और इसके अंदर जो मेथड था वो मेथड हमने यहाँ पर पास कर दिया। अब इन दोनों को हम आईओसी के अंदर जहां मैंने इसे इंप्लीमेंट किया है और जो इसका इंटरफेस है, दोनों को मैं रजिस्टर करा देता हूं आईओसी कंटेनर के अंदर। आईओसी कंटेनर के अंदर रजिस्टर करने के बाद ये जो कंटेनर के अंदर इंजेक्ट कर देंगे तो उसका इंस्टेंस वो कंटेनर बना लेते हैं और इंस्टेंस को आप जहाँ जहाँ चाहें वहाँ वहाँ उसे इंजेक्ट कर सकते हैं। ये आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, मेरे पिछले वीडियो से उसे चेक कर लीजिएगा। तो ये अगर यहाँ प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से अगर देखी जाए तो यहाँ पर सिर्फ इंटरफेस ले लिया, इंटरफेस को यूज़ किया है और इंटरफेस के अंदर उसका जो इंस्टेंस है वो ले लिया है और यहाँ से उसको यूज़ करें। वैसे इस तरीके से यूज़ करने के बजाय आप बेहतर तरीका होगा कि आईओसी कंटेनर को यूज़ करें और आईओसी कंटेनर से इसको यूज़ करें आप, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल भी है कि वो कंटेनर जो होता है वो ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करता है, ज़्यादा जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्रिएट नहीं होते। और उसमें तीन तरह के हमारे पास प्रोसेस होते हैं कि आप या तो स्कोप बेस बना लो या फिर आप क्या कहते हैं ट्रांजिएंट बना लो या फिर सिंगलटन बना लो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्रिंसिपल को मैनेज कर सकते हैं और डिपेंडेंसी इंजेक्शन प्रिंसिपल का यूज़ करके आप जो मल्टीपल इंस्टेंसेस एक ही के लिए हम बनाते हैं टाइटली कपल्ड क्लासेस के अंदर, उससे बच सकते हैं। और इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे थे वो हमारा कम हो जाएगा और ऑब्जेक्ट जब कम होगा तो मेमोरी जो है वो कम कंज्यूम होगी। मेमोरी कम कंज्यूम होगी तो हमारी एप्लीकेशन का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर रहेगा। तो ये सॉलिड प्रिंसिपल को मैंने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपके कोई कमेंट्स हो या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं क्लियरफाई नहीं कर पाया हूँ तो वो आप मुझे कमेंट के अंदर लिख के दीजिए, जिससे कि मैं आपके कमेंट्स के ऊपर रिप्लाई करूँ। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जो है वो प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक इसी तरीके से पहुंचते रहें। तो मैं अलग अलग टॉपिक के ऊपर जो वीडियोस बनाता हूं वो आपके लिए कितना यूज़फुल है, अगर आप कमेंट्स देंगे तो वो मेरे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।